अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा शौहर परदेश में नौकरी करता था, लेकिन जब भी पैसे भिजवाता तो सास मुझे एक पाई भी ना देती। मेरी एक छोटी बच्ची भी थी, इसके दूध के पैसे भी ना होते। यूँ मैं एक पड़ोसी आदमी से पैसे उधार लेती और अपनी बेटी का दूध लाती। लेकिन एक दिन सास ने झूठा इल्जाम लगाकर शौहर से तलाक दिलवा दी। अब मैके वालों ने भी मुझे ना रखा, अकेली सड़क पर बैठी रो रही थी। जब वही आदमी चला आया, जिंदगी तो मेरी पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। इस आदमी ने मुझे साथ चलने को कहा तो मैं भी इसके घर चल पड़ी। जैसे ही इसके घर में कदम रखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सामने मैं बेयकीनी निगाहों में इस आदमी के घर में खड़ी हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? मेरा शौहर मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी कैसे कर सकता था? हालांकि मैं इसके वजूद को जन्म दे चुकी थी। इसकी औलाद को मैंने अपना वजूद फाड़ कर पैदा किया था। फिर वो मेरे साथ, ये सोच आते ही मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने इस आदमी को एक निगाह देखा था और अपनी बच्ची का हाथ थामकर फौरन इसके घर से निकल आई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे किस में जाना है, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी भी इन लोगों का साथ नहीं अपनाऊंगी जिन्होंने मुझे इस तरह दरबदर कर दिया। लेकिन अभी मैं मजीद चलती इससे पहले मुझे जोर से चक्कर आए और मैं बिना इर्द गिर्द का होश लाए मैं वहीं सड़क पर बेहोश हो गई थी। मेरी आंख तकरीबन 3 घंटे के तवील अरसे के बाद खुली। चलना में मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे दिमाग बेदार होने लगा समझ आना शुरू हो गए थे कि मैंने चारों तरफ और से निगाह घुमाई तो मैं इस आदमी के घर पर मौजूद थी। मुझे शिद्दत से कफ महसूस हो रही थी। मैं एकदम उठने लगी तो मेरे हाथ पर कैनोला लगा हुआ था और ड्रिप चढ़ रही थी। मैंने नजरें दाएं जानिब घुमाकर देखी तो एक तरफ ही मेरी बेटी मेरे पास लेटी हुई थी। मैं चंद लम्हे खामोश होकर वहीं लेटी रही। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था कि आज मैं खुद को इतना लाचार और बेबस क्यों महसूस कर रही हूँ। मैंने हमेशा जिंदगी को मुख्तलिफ पाया था, लेकिन इसके बावजूद कभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। हमेशा डट कर मुकाबला किया था, लेकिन शायद मेरे नसीब में रुसवाई धुतकार ही लिखी हुई थी। कुछ देर में लेटी रही, अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही और कब धीरे धीरे मैं माजी के इन दर्दनाक लम्हात में दाखिल हुई मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ था। मेरी शादी मेरी खाला के घर में हुई थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं काशिफ से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने जिंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरे हालात शादी के बाद इतने पेचीदा हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 बड़े भाइयों से नवाजा था। बहन नहीं थी, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरे पास मेरी माँ थी, मेरे भाई थे, सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मगर कहते हैं ना, हर लाडली औलाद की जिंदगी में आगे जाकर लाड नहीं होते। जिंदगी इन्हीं को सबसे बड़ा तगड़ा थप्पड़ मारती है जो घर की पसंदा औलाद होती है। शादी की रात ही मुझे महसूस हो चुका था कि मैंने एक बहुत गलत फैसला ले लिया है। जिस वक्त मेरा रिश्ता काशिफ के लिए आया था, मेरी वालिदा ने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो अपनी बहन के हर खूबी से बाखूबी वाकिफ थी। लेकिन मैं खूब रोई थी और मैंने अम्मी, बाबा, भाई किसी एक को नहीं छोड़ा था। सबके सामने ही बेशर्मी से काशिफ का जिक्र कर दिया। मैं इसे दिल में पसंद करती थी। अगर अब मेरे लिए इसका रिश्ता आ रहा है तो खुदा के लिए इस रिश्ते को ना ठुकराएं। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत समझाया था, बेशक तुम्हारी खाला तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, सोने का निवाला खिलाती हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल फरामोश मत करो। अभी वो खाला है तो कल वो तुम्हारी सास बन जाएगी और सास बन जाने के बाद तमाम रिश्ते तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। मैं हत्ते से उखड़ गई थी। अगर आपको मेरी शादी करनी है तो सिर्फ काशिफ को अपनाऊंगी, इसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। सबके लाख एहतजाज के बाद मैंने काशिफ से शादी कर ली थी। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी सास कमरे में आ गई। मैं सर झुकाए बैठी थी जब वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई और मुझे देखते हुए बोली थी, सारा जानती हो तुम काशिफ का इंतजार कर रही होगी, लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लेना, मैंने बेसाख्ता इनकी तरफ सर उठाकर देखा था। मुझे वाकई हैरानगी हुई थी कि इस वक्त मेरे शौहर को आना चाहिए था, लेकिन इसकी माँ क्यों आई है। वो मजीद बोली, काशिफ मेरी इकलौती औलाद है, मैंने इसे बहुत ही नाज से पाला है। अगर तुमने कभी भी हम दोनों माँ बेटे के दरमियान झगड़ा करवाने की जुर्रत की या फिर इसके कान में साजिशी तौर पर भरे तो याद रखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल साबित हो जाऊंगी। और हाँ, बुरा मत मानना, बेशक शादी की पहली रात तुमसे ऐसी बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पोती नहीं पोता चाहिए, क्योंकि पोती सिर्फ और सिर्फ इस घर से लेकर जाएगी, लेकिन मेरा पोता मेरी नस्ल चलाएगा। बेहतर होगा कि मुझे लड़का दो वरना लड़की। ये बोलकर वो ठहरी नहीं, वो वहाँ से चली गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। ये क्या तरीका कार है? आज से पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था कि शादी की रात सास कमरे में आई हो और इस तरह की
बात की हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, मेरी आंखों में नमकीन पानी भरना जमा हो गया था। न जाने क्यों मुझे अम्मी की याद अब शिद्दत से सताने लगी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे वाज़ेह तौर पर समझाया था कि बेशक वो मेरी बहन है और तुम्हारी और मुझे बहुत अजीज है, लेकिन तुम जानती हो इसका दिमाग सबसे मुख्तलिफ है। और यही बात मुझे सुकून लेने नहीं दे रही थी। चंद लम्हे गुजरे थे और काशिफ कमरे में आ गया था, हशाश बशाश मुस्कुराता हुआ। लेकिन इसकी माँ मेरी मुस्कुराहट अब छीन चुकी थी। वो मेरे करीब ही बैठ गया था, मेरा हाथ थामे हुए बोला था, तुम्हें मालूम है मैं कितनी बेलौस मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं इससे एकदम अपना हाथ छुड़ा चुकी थी। मुझे मालूम था कि वो आकर अब इसी तरह की बातें करेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खाला जो बातें कर गई थी वो इसको बताना बेहद जरूरी था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही मेरे होठों पर उंगली जमाते हुए बोला, देखो सारा, मैं जानता हूँ अम्मी तुमसे क्या बोल कर गई होंगी। मैंने इन्हें कमरे से निकलते हुए देख लिया था और इनके चेहरे का जाविया इस बात की गवाही दे रहा था कि उन्होंने तुमसे बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं करी होगी। मगर देखो, इस बात को जहन नशीन कर लो, मेरे नजदीक मेरी माँ बहुत अहमियत की हामिल है। अगर आज तुम इस कमरे में दुल्हन बनकर बैठी हो तो सिर्फ इनकी वजह से। बेशक तुम मुझे पसंद थी, लेकिन अगर अम्मी की रजामंदी नहीं होती तो मैं शादी नहीं करता। बेहतर होगा कि तुम अम्मी की बातों का बुरा मनाने के बजाय इन पर अमल करो। काशिफ की बात सुनकर मुझे खूब रोना आया था। दिल बहुत अजीब अंदाज में धड़कने लगा था। मैं समझ गई थी कि अब हालात बहुत पेचीदा हो जाएंगे, मेरे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ना जाने मैं यहाँ किस तरह गुजारूंगी, यही एक बात मेरे जहन में सवार होती जा रही थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। मैं गहरी नींद में थी जब किसी ने जोर जोर से दरवाजा धड़धड़ाया। पहले तो मुझे हैरानी हुई, सुबह के 7 बजे रहे हैं, इस वक्त दरवाजा बजाने की क्या तुक बनती है। मैंने करवट बदल कर काशिफ को देखा तो वो झिंझलाकर बोला था, सारा तुम्हें आवाज नहीं आ रही? कमरे का दरवाजा बज रहा है, जाकर देखो कौन है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मेरा शादी के बाद आज पहला दिन था, इस तरह मैं कैसे दरवाजा खोल सकती थी? ना मेरा लिबास मुनासिब था और ना मुझ में हिम्मत थी। मैंने काशिफ की तरफ नजर घुमाई थी और थोड़ा सख्त लहजे में बोली थी, अक्ल से काम लो, अक्ल से काम ले अक्ल से काम ले। क्या हो गया है आपको? मैं दरवाजा खोलती अच्छी लगूंगी? जब वो एकदम बोला था, हाँ बहुत अच्छी लगोगी। अगर अम्मी दरवाजे पर हुई और मैंने दरवाजा खोला तो बेवजह गुस्सा हो जाएंगी। जाकर देखो कौन है। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। शादी की सुबह वो मुझसे किस तरह बात कर रहा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और एक गहरी सांस हवा के सुपट करके सीधा दरवाजे के पास गई तो दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमाए मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे शौहर के कहने के बिल्कुल ठीक मुताबिक मेरी सास खड़ी हुई थी। मैंने इन्हें धीमी आवाज में सलाम किया तो वो एकदम गुस्से से बोली, वक्त देखा है तुमने बीवी, सुबह के 7 बज चुके हैं, घर में मेहमानों का ढेर लगा हुआ है, फौरन अपने शौहर के साथ तैयार होकर बाहर आओ, 8 बजे तक नीचे आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने आंखें माथे पर रखी हुई थी। इनके तासुरात साफ बता रहे थे कि अगर इनके खिलाफ जाने की जरा सी भी कोशिश की तो वो बिना सोचे समझे मेरे चेहरे पर थप्पड़ भी मार सकती हैं। मैंने गहरी सांस हवा के सुपट की थी और वापस कमरे में आ गई थी। एक निगाह मैंने काशिफ पर डाली तो वो जाग चुके थे और मुझे देखते हुए बोले थे, पता नहीं क्यों मैंने शादी कर ली, अब हर रोज यही तमाशा लगेंगे। ये बोलकर वो वॉशरूम में चले गए थे, जबकि मैं इनकी पुष्प को देखती रह गई थी। मेरी आंखें आंसू से भर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ किस तरह का रवैया रखा जा रहा है। एक लम्हे के लिए दिल किया कि अम्मी को फोन करके यहाँ के हालात से आगाह करूँ, लेकिन फिर आखिरी नसीहत इनकी याद आई थी, बेटा अगर तुम्हें अपना घर बसाना है तो अपनी बातें अपने तक महदूद रखना, ससुराल में जो हुआ इसे अपने दिल में ही दबा कर रखना। अगर तुमने ससुराल की बातें मैके में बताई तो कभी भी तुम अपना घर नहीं बसा पाओगी। इनकी बात में वाकई दम था। ये छोटी छोटी बातें भी औरत का घर बर्बाद कर देती हैं। बेहतर है कि हर औरत अपनी जबान बंद रख। चंद लम्हे बाद वो तैयार होकर बाहर आ गए थे और इनके आते ही मैं भी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई थी। मैं तैयार होकर बाहर आई तो मैं अपनी जगह पर सुन खड़ी रह गई थी, क्योंकि मेरे शौहर बाहर जा चुके थे और मेरा दिल धड़कना भूल गया था। इनको चाहिए था कि आज के रोज वो मेरा इंतजार करते, हम दोनों मियां बीवी एक साथ नीचे जाते हो। इनको बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं थी। चंद लम्हे मैं अपनी जगह पर खड़ी रही थी और फिर सर झटक कर
खामोशी से तैयार होने ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। तैयार होकर बाहर आई तो सामने मेरी दूसरी खाला की बेटी खड़ी हुई थी और फौरन मेरे करीब आई थी, मेरे गले लग गई थी और मेरे चेहरे को थपथपाते हुए बोली थी, ठीक हो, रात बेहतर गुजरी। मैंने सर को हल्की सी चुप्पी दी और फौरन बोली थी, तुम्हारी अम्मी आ गई हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसकी बात सुनकर मैं धीमा मुस्कुराई थी। अब कहीं जाके मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई थी। माँ का लफ्ज ही मुझे सुकून बख्श रहा था। मुझे वाकई अब एहसास हुआ था कि माँ बाप के बिछड़ जाने के बाद औलाद कितनी ज्यादा तकलीफें उठाती है। मैंने फौरन ही तैयार होना शुरू कर दिया था। तैयार होकर मैं दुपट्टा सर पर जमाया था और नीचे चली आई थी। सामने ही लॉन्च में मेरे भाई और बाबा अम्मी बैठे हुए थे। मैंने फौरन ही भागकर अपने बाबा के सीने में जगह ढूंढी थी, मगर अभी वो मेरे सर पर हाथ रखते इससे पहले ही मेरी सास की आवाज मेरे कानों के पर्दों से टकराई थी। शर्म हया नहीं बिल्कुल भी। शादी हो गई है, पहले सास को सलाम करते हैं, ना के बाप को के सीने से लगते हैं। इनकी बात सुनकर मैं ठग गई थी। अपने बाबा से अलहदगी इख्तियार की थी। एक नज़र मेरी अपनी सास पर डाली थी जो मेरे शौहर के पहलू में दराज थी। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, झुककर इनको सलाम किया, जबकि वो मुंह बनाकर ही रह गई थी। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने एक निगाह अपने घर वालों पर डाली तो इन सब की आंखों में परेशानी झलकने लगी थी, मगर मैंने फौरन ही माहौल पर काबू पा लिया था और नाश्ते का पूछने लगी थी। नाश्ता अम्मी बाबा लेकर आए थे। फौरन ही मैंने अपनी कुछ कजन्स अहबाब के जरिए मेज सजा ली थी। मेरी सास ने एक बार फिर इखलाकन मुझे नहीं रोका था कि ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि खाला खुश नहीं है, इसलिए वो इस तरह का बर्ताव कर रही है, मगर मैंने इनसे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा था। वक्त का पहिया धीमे रफ्तार से गुजरता जा रहा था। अम्मी बाबा के जाने के बाद मेरी सास ने एक बार फिर मुझे मुखातिब नहीं किया था। मैंने एक दफा अपने शौहर से वलीमे का तस्करा किया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि अभी हमारी गुंजाइश नहीं है, हम वलीमे अभी अदा नहीं करेंगे, बस रिश्तेदारों को घर बुलाकर खाना खिला लेंगे। मैं वाकई हैरान हुई थी क्योंकि खाला ने बारात के वक्त कितनी ज्यादा शर्तें रखी थी और अब इनकी अपनी बारी पर इस तरह कर रही थी। कुछ कहती तो मसला खड़ा हो जाता, इसलिए मैंने चुप रहना ही जरूरी समझा, लेकिन मेरी यही चुप मेरे लिए बहुत बुरी साबित होती जा रही थी। शादी को महज 3 दिन बाद ही मेरी सास ने साफ कह दिया था कि अब किचन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ही घर का सारा काम करना है। मुझ बूढ़ी जान में इतनी हिम्मत नहीं कि घर भी संभालूं और अखराजात भी देखूं। इनकी बात मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन मैंने भी हया शर्म में फौरन हाँ बोल दी थी, क्योंकि वो मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी सास को अपनी आंखों के सामने काम करता हुआ देखती। घर पर भी अम्मी का हाथ बटाती थी, इसीलिए इस घर में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं हुई थी। वक्त और तेजी से गुजर रहा था और 3 महीने का अरसा बीत गया था। इस दौरान अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाज दिया था। मैं हामला थी, ये खुशी बहुत बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे जो सुई मेरी सास ने मुझे रोज चुबा रही थी, वो मेरा खून खुशक करने के लिए काफी थी। वो हर वक्त मुझसे एक ही बात कहती कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। कई बार मैंने ही बातों में इनको समझाया कि औलाद मर्द का नसीब होती है, औरत अपने पैसा खुद लाती है, दौलत लाती है, लेकिन मेरी सास की एक ही गर्दन थी। मुझे इन फालतू बातों में मत उलझाओ। मैंने तुमसे कह दिया है कि वही होना चाहिए, वरना तो तुम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार होगी। इनकी बात में खून निचोड़ रही थी। शादी को आज 3 माह हो चुके थे, लेकिन इस दौरान मैंने एक बार भी अपने घर चक्कर नहीं लगाया था, क्योंकि मेरी शादी के महज 1 हफ्ते बाद जब मैंने ये ख्याल अपने शौहर से जाहिर किया तो उन्होंने मुझे साफ कह दिया था कि जब मेरा दिल लगेगा तुम्हें ले जाऊंगा। आज तुमसे ये बात अपने मुंह से निकाल दो, लेकिन आइंदा के बाद इस तरह की कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अंदर ही अंदर ये सब चीजें खत्म करती जा रही थी। मुझे अब शिद्दत से अफसोस होने लगा था कि मैं अपनी खाला का घर अपने लिए क्यों मुंतखब किया। इंसान गैर बरादरी में ही शादी करे तो बेहतर है, ताकि अगर दिल में कोई बात आ रही हो तो 2-4 सुना कर दिल साफ कर ले। मगर उन्होंने रिश्तेदारी में आप गलत एक अल्फाज नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपने कुछ कहा तो वही अपने आप को पूरे खानदान में बदनाम कर देंगे। वक्त गुजरता जा रहा था। जब 6 महीने में पहुंची तो मेरे शौहर ने मुझ पर बम गिरा दिया। इनका कहना था कि इनकी जॉब बैरून मुल्क में लग गई है और इन्हें निकलना होगा। मैंने इन्हें बहुत समझाया था, इस हालत में मुझे छोड़कर ना जाए, अभी मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरे पास कोई भी हो, लेकिन मैं कमी आपकी होगी, कोई तो पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे शौहर को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। इनके नजदीक वैसे सब
कुछ वैसा ही सब कुछ था। उन्होंने साफ कह दिया था कि इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करना करो, मैं सिर्फ और सिर्फ के तुम खुश रहो। बहुत रोई थी, इनके आगे हाथ जोड़े थे, मिन्नत की थी, अभी इनके आगे हाथ जोड़े थे, मिन्नत की थी कि अभी नहीं जाए। मुझे डर था कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाज दिया तो ना जाने मेरी सास मेरे साथ क्या सुलूक करेगी। मगर मेरे लाख एहतजाज के बावजूद मेरे शौहर चले गए थे। मेरे बाबा ने भी इनसे दरख्वास्त की थी कि 3 महीने बाद चले जाना, तो जब तुम्हारी औलाद तुम्हारी गोद में आ जाए। लेकिन इनके नज़दीक मेरी कोई अहमियत नहीं थी, इन्हें सिर्फ अपना काम अजीज था। ठीक साथियों के साथ ठीक 7वें माह में मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपको बेटी पैदा होगी, और ये खबर मेरा खून निचोड़ चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगी। मेरे घर पहुंची तो मेरी सास मेरे ही इंतजार में बैठी हुई थी। घर में दाखिल होते ही वो सवालिया बोली, बताओ डॉक्टर ने क्या बोला है। पिछली बार बोल रही थी कि इस बार बताएगी, बेटा है ना। इसकी बात सुनकर मेरे असाब चटकने लगे थे। मैंने चंद में गहरी सांस ली और फौरन लाइल्मी का इजहार कर दिया था कि अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मेरी सास काफी ताज्जुब से मुझे देखने लगी थी, मगर फौरन उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैंने रोते हुए अपने शौहर को कॉल मिलाई थी ताकि इनको इस खबर से आगाह कर सकूं, हालात की नजदीकी बता सकूं, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये कॉल मेरी आखिरी कॉल है। चंद सेकंड बाद उन्होंने मेरी कॉल रिसीव की तो रोते हुए बोली थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा काशिफ, सब कुछ रेत की मानिंद फिसलता जा रहा है। आप क्यों इस वक्त मुझे तन्हा छोड़कर चले गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि हमारे घर बेटी होगी, लेकिन आपकी वालदा मुझे बार बार बेटे के लिए पक्का कर रही है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरा महज ये कहना था कि मेरे शौहर भड़क उठे थे, वो गुस्से से गर्राए थे। ये क्या बकवास कर रही हो, तुमने मुझे कहा था कि बेटा पैदा होगा, और फिर ये बेटी की बात कहाँ से आ गई। इनकी बात सुनकर मैं सांस तक रोक चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मेरे शौहर भी इस तरह बर्ताव कर सकते हैं। मैं मजीद कुछ कहती इससे पहले ही पीछे से ताली की आवाज आई थी। मैंने पलट कर देखा तो मेरी सास खड़ी हुई थी और मुझे खून आसेम निगाहों से देख रही थी और धड़ल्ले हुए बोली, मुझे अंदाजा था कि तुम यही करोगी। मुझे नहीं मालूम, मुझे पोता चाहिए। इस बेटी को अपने पास रखो, मैं बता रही हूँ, मैं इसे बिल्कुल कबूल नहीं करूँगी। इनकी आवाज़ सुनकर मेरे हाथ पाँव ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। काशिफ ने कॉल बंद कर दी थी। मैं घबराते हुए बोली थी, अम्मी औलाद तो अल्लाह ताला की देन है, इसमें औरत का क्या दखल है। मगर मेरी सास तो सुनने की रवादार ही नहीं थी। वो मुझे कोसते हुए वहां से चली गई थी। मैं रोते हुए जमीन पर बैठ चुकी थी। आंखों में आंसू किसी सिलाब की मानी बहते जा रहे थे। हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी को प्यार किया जाए, इसे सर आंखों पर बिठाया जाए। लेकिन जब मुझे हालात बहुत खतरनाक लग रहे थे, वक्त गुजरा था और 9 माह का अरसा बीत गया था। इस दौरान मेरे शौहर ने एक बार भी मुझसे कॉल पर राब्ता नहीं किया था। हालांकि मैंने कई बार इनको फोन किया था, अपनी तकलीफ बताने की कोशिश की थी, मगर इनकी तरफ से मेरी कॉल उठाई ही नहीं गई। इस वक्त मुझे लेबर का दर्द हो रहा था, मेरी चीखें बुलंद हो गई थी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन मेरे पास मेरे शौहर नहीं थे। लेकिन इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर सकती थी। मैंने कभी जिंदगी इस दोराहे पर भी लाकर खड़ा कर सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मुझे अपनी हर इस गलती का एहसास शिद्दत से हो रहा था जो मैंने अपने माँ बाप के घर में की थी। अगर मैं अपनी माँ बाप का कहना सुनकर काशिफ से शादी ना करती तो आज मैं खुशहाल होती, लेकिन शायद जिल्लत मेरे नसीब में लिखी हुई थी। वक्त गुजर रहा था और मेरी गोद में नन्ना वजूद आ गया था। मगर ना सिर्फ मेरी सास मेरे पास थी, ना ही मेरा शौहर। मेरा खानदान मुझसे मुलाकात के लिए आया था। सबने ही मेरी सास का पूछा था, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। अब तो मैके वाले भी मुंह मोड़ना शुरू कर चुके थे। कब तक वो मेरा साथ देते। इनकी भी जिंदगी थी। कितना पैसा तो वो मुझ पर पानी की तरह बहा चुके थे। अपने ससुराल आने के बाद मैंने सिर्फ एक बात सुनी थी, अगर तुम्हें इस घर में जिंदगी गुजारनी है तो हर किस्म के समझौते करने होंगे। मेरे पास आकर पैसे मांगने की जरूरत नहीं, अपना और अपनी बेटी का गुजारा खुद से करो। मुझे इनकी बात कुछ भी समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने चुप रहने की मैं आफियत जानी थी, क्योंकि मेरे पास अब छत नहीं थी। मुझे मेरा घर किसी भी हाल में बसाना था। वक्त तेज रफ्तारी से गुजर रहा था। मुझे अब अपनी बच्ची की फिक्र रहने लगी थी। इसे कुदरती दूध के साथ बाहर का दूध भी चाहिए था। अब वो बड़ी होने लगी थी, लेकिन मेरी सास के पास अपनी पोती के लिए 1 रुपया नहीं था। मैंने इनके सामने रो कर फरियाद की थी कि अम्मी मुझे पैसे दे दे, मुझे नेहा के लिए दूध लाना है, मगर वो मुँह फेर गई।
मेरे शौहर जितना भी पैसा देते मेरी सास अपने पास ही रख। मैंने अपनी माँ के सामने भी हाथ फैलाया था लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया था। बेटा जितना कर सकती थी मैंने कर दिया। तुम्हारे बाबा अब मुलाजमत नहीं करते, तुम्हारे भाई ही घर चलाते हैं। इनकी इतनी आमदनी नहीं कि वो तुम्हारे अखराजात भी बर्दाश्त करें। तुम अपना खुद देख लो। इनकी बात मेरे सीने पर चाक की तरह चुभी थी मगर मैं चुप रही थी। घर से दहलीज पार की थी तो मुझे आस पड़ोस ही नजर आए थे। मैंने पड़ोस में रहने वाले राशिद भाई से ही पैसे मांग लिए थे। पहले रोज तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे। मैंने अपनी बच्ची को दूध पिला दिया था। वक्त गुजर रहा था और अब मैं इनसे ही उधार मांगने लगी थी। धीरे धीरे मैंने इनसे 3-4 हजार रुपए उधार ले लिए थे। वो इतने भले आदमी थे कि कभी मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करते थे। मेरी जिंदगी में वो किसी फरिश्ते के मानने आए थे लेकिन मैं नहीं जानती थी यही फरिश्ता मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ठीक 1 महीने बाद मेरे शौहर छुट्टी पर पाकिस्तान आ गए थे और इस वक्त मैं बराबर में रहते राशिद भाई से पैसे मांगने ही गई हुई थी। लेकिन जब मैं घर के अंदर वापस आई तो मेरे शौहर के तासुरात तब्दील हो चुके थे। मेरी सास ने इन्हें मेरे खिलाफ फड़फड़ाया था। घर में दाखिल होते ही उन्होंने मेरे चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था और बिना लिहाज मुरवत के मुझे तलाक दे दी थी। मैं बेयकीन निगाहों से अपने शौहर को देख रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मुझे छोड़ चुके हैं। वो मुझे देखते हुए बोले थे कि इस गंद को लेकर मेरे घर से दफा हो जाओ। मेरे घर में तुम जैसी औरत का गुजारा नहीं। इनकी बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी लेकिन फिलहाल चुपचाप अपनी बच्ची को उठाकर बाहर आ गई थी। मुझे खूब रोना आ रहा था। मैंने ना कभी पहले किसी से लड़ाई झगड़ा किया था और ना मुझ में अब हिम्मत थी। मैं रोते हुए सड़क पर बैठ गई थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे मेके वाले भी अब मुझे कबूल नहीं करेंगे। कुछ देर गुजरी थी जब वही आदमी मुझे अपने घर ले आया था और जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने मेरे शौहर बैठे हुए थे और मेरे आगे हाथ जोड़ रहे थे। मैं हैरान निगाहों से इन्हें देख रही थी। वो मुझे देखते हुए बोले थे अम्मी झूठ बोलती थी। उन्होंने मुझे हमेशा तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। मैं बहुत मजबूर हूँ। दरअसल जवानी में मुझसे कत्ल हो गया था जिसकी चश्मदीद गवाह अम्मी है। अगर आज मैं इनका साथ नहीं देता तो जेल में होता। उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं वरना वो मुझे पुलिस में बंद करवा देंगी। मेरी अम्मा तुम्हारी वालिदा से अपनी हर नाकदरी का बदला लेना चाहती थी और नाकदरी का बदला उन्होंने तुम्हारी सूरत में लिया। ये आदमी मेरा ही भेजा हुआ है। इसके जरिए मैं तुम तक पैसे पहुंचा रहा था ताकि किसी को पता न चल सके और मेरी अम्मी ने इसे बात का मोहरा बनाकर मुझे और तुम्हें अलग करा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। वो रो रहा था, तड़प रहा था लेकिन मेरे पास तो इनके लिए माफी नहीं थी। इस आदमी पर शदीद गुस्सा आया। वो माजी के ख्यालों में गुम रहती। जब कमरे का दरवाजा खोलकर राशिद भाई अंदर आए तो वो मेरे पहलू में बैठ गए थे। मैंने फौरन इनके अपने चेहरे पर दुपट्टा कवर कर लिया था क्योंकि मुझे इद्दत गुजारनी थी। वो मुझे देखते हुए बोले थे मैं जानता हूँ कि आप मुझसे खफा हैं लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ गलत किया है। लेकिन यकीन माने मैं इस हक में नहीं था कि मैं आपको बिना बताए ये काम करूं। लेकिन आपके साहब शौहर ने कहा था कि अगर आपकी ये बात पहुंची तो हो सकता है कि इनकी अम्मी तक भी पहुंच जाएगी। खैर मैं इन सब बातों के लिए यहाँ नहीं आया। मैं आपसे पूछता हूँ कि इद्दत मुकम्मल होने के बाद आप मुझसे निकाह करें और मैं आपकी और आपकी बेटी की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ और वादा करता हूँ निकाह होते ही हम ये घर छोड़ देंगे। मैं आपको दूर ले जाऊंगा जहाँ सिर्फ आप और मैं हमारी बेटी होगी। मैंने एक निगाह इनकी तरफ डाली थी और फिलहाल इनसे सोचने का वक्त मांगा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 3 महीने 10 दिन का अरसा मेरे लिए किसी अजाब की तरह था। मैंने ये वक्त राशिद साहब के घर में ही गुजारा था। इस दौरान उन्होंने जितनी मदद की थी इतनी मदद कोई किसी की नहीं करता। इनकी पहली बीवी मर चुकी थी। औलाद कोई नहीं थी। वो अकेले ही रहते थे। लोगों ने बहुत बातें बनाई थी मगर मैं मजबूर थी। राशिद कहीं और रह रहे थे और मैं इन्हीं के घर में रहती थी। सिर्फ वो जरूरत का सामान देने ही आते थे। इद्दत मुकम्मल होने के बाद सादगी से निकाह किया था और वाकई मुझे लेकर यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए थे। कुछ रोज पहले मुझे मालूम हुआ कि मेरी खाला को फारिज हो गया। वो बिस्तरे मर्ग पर हैं और मेरे शौहर को पुलिस ले जा चुकी है। उन्होंने खुद ही अपना बयान पुलिस के पास जमा करवा दिया। जबकि मैं राशिद साहब के साथ बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ। मेरी बेटी को अपनी औलाद की तरह समझते हैं। मैं एक बार फिर हामिला हूँ और कभी भी राशिद साहब ने मुझे बेटा या बेटी का नहीं कहते। इनका कहना है जो भी अल्लाह
जो भी दे अल्लाह मुकम्मल अता करे, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सब्र रायगा नहीं गया, लेकिन जब भी माजी का सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औरत को इंसान समझे, जानवर नहीं। औरत एक नाजुक फूल है, इंतकाम की आग नहीं, जो इसके जरिए ही बुझाई जाएगी। माजी को भूलकर हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रब्बुल आलमीन बेहतर लेकर बेहतरीन नवाजता है। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।